हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 ऑफ पोइल्स अरिहंत इकोनॉमी फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, दैट इज़ फॉर रिवीजन पर्पज बुक एंड फॉर योर टाइम सेविंग। एंड नाउ वी विल स्टार्ट बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया। तो बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया में हम क्या पढ़ेंगे, आइए हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो फर्स्ट इज मीनिंग ऑफ बैंकिंग। सेकेंड, मीनिंग ऑफ बैंकिंग में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स के बारे में। सेकेंड इज टाइप्स ऑफ बैंक्स, जिसमें हम पढ़ेंगे नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, लीड बैंक स्कीम 1969, रीजनल रूरल बैंक्स 1976, लोकल एरिया बैंक्स 1996, स्मॉल फाइनेंस बैंक वर्सेस पेमेंट बैंक्स, नियो बैंक्स एंड डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स डीबीयूज के बारे में। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ना वर्किंग ऑफ ए बैंक। वर्किंग ऑफ ए बैंक में हम पढ़ेंगे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, पीएसएल, मिनिमम लैंडिंग रेट और वेसल नॉर्म्स एंड नॉन परफॉर्मिंग असेट्स के बारे में। आफ्टर इट वी विल स्टडी अबाउट मेजर टू एड्रेस एनपीएस, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स एंड क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरोज एंड लोक अदालत। देन वी विल स्टडी सरफासी एक्ट 2002 एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, इंद्रधनुष फ्रेमवर्क, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स यानी कि डीएसआईवीज और एसेट क्वालिटी रिव्यू एंड बैंक बोर्ड ब्यूरो। और दिस इज द फेवरेट टॉपिक ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम्स, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, आईवीसी, बैंक रिकैपिटलाइजेशन, प्रोजेक्ट सशक्त, बैड बैंक, NARCL एंड IDRCL। एंड आफ्टर इट वी विल स्टडी NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ये मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसके 7 चैप्टर्स मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, आप एक बार विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको सारी चीज़ें समझ आती हैं और पसंद आती हैं, मेरे पढ़ाने की वाइब्स आपके पढ़ने की वाइब्स से मैच करती हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो आइए आगे स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? देखिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज बैंकिंग इंस्टीट्यूशन एंड सेकंड इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो होते हैं जो फंड से रिलेटेड सारा वर्क करते हैं कि हम उनसे फ़ंड ले पा रहे हैं या उनको फ़ंड दे पा रहे हैं, हमारी फ़ंड की सिक्योरिटी निश्चित होती है। तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस देखिए 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज़ कमर्शियल बैंक, सेकंड इज़ कोऑपरेटिव बैंक्स। तो जो कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के बारे में जिसमें कि फॉरेन बैंक्स भी इंक्लूडेड होती हैं, रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में यानी कि RRB, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के बारे में, पेमेंट बैंक्स के बारे में। तो कोऑपरेटिव बैंक्स किस टाइप के होते हैं? ये होते हैं रूरल कोऑपरेटिव्स एंड अर्बन कोऑपरेटिव्स, और ये भी इसी के टाइप्स हैं और आगे इनको डिस्क्राइब किया हुआ है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? ये होते हैं ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड प्राइमरी डीलर्स। तो ये प्राइमरी डीलर्स क्या होते हैं? पहले मैं आपको सिंपली इनके बारे में, देखिए बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस वो हैं जहाँ पे आप फॉर्मली बैंक से पैसा ले सकते हो या बैंकों को पैसा देते हो। जैसे कि आप लोन रिसीव करते हो, उस पर इंटरेस्ट पेमेंट आपको बैंक को देनी होती है, या बैंक में जब कुछ डिपॉजिट कराते हो तो बैंक आपको कुछ इंटरेस्ट पेमेंट के साथ आपका डिपॉजिट लौटाता है, टाइम डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट, वो आपका डिमांड डिपॉजिट। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? ये वो इंस्टीट्यूशन होते हैं जहाँ से आप फॉर्मली पैसा नहीं लेते हो, बल्कि यहाँ पे कुछ डील होती हैं। जैसे आप प्राइमरी डीलर से पैसा ले रहे हैं, तो यानी कि जिसके पास ऐसा होता है ना कि ब्याज पे पैसा देना है, इंटरेस्ट पेमेंट पर, तो उस तरीके से आप पैसा ले लेते हैं। यहाँ बहुत सारे ऐसे आपके नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो बैंक नहीं है लेकिन फिर भी आपको कुछ पैसा उधार दे देते हैं और आप उनको बाद में चुका सकते हैं। जैसे आपने म्यूचुअल फंड सुना हो, तो इस तरीके से। नाउ वी विल स्टडी अबाउट मीनिंग ऑफ बैंकिंग। तो देखिए, मीनिंग ऑफ बैंकिंग बहुत बड़ा है, हम बहुत कुछ समझ सकते हैं, डेफिनेशन है, लेकिन हम इस बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। इस बुक में रिवीजन पर्पज से और हमारा टाइम सेव करते हुए बहुत थोड़ा थोड़ा लेकिन बहुत ही उचित शब्दों में दिया गया है, जिनको ईजीली, जिससे हमें ईजीली समझ आ जाए और हमारा रिवीजन भी काफ़ी अच्छा हो जाए। तो देखिए, बैंक क्या होते हैं? बैंक होते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी, यानी कि जिनसे आप फाइनेंस को का लेन देन कर सकते हैं। दैट हैज़ 2 कोर फंक्शंस, 2 कोर फंक्शंस होते हैं, 2 मेन फंक्शन होते हैं बैंक के। दैट इज़ मोबिलाइजेशन ऑफ डिपॉजिट्स एंड गिविंग लोन्स या एडवांसेस टू बोरोअर्स। मोबिलाइजेशन ऑफ डिपॉजिट्स का मतलब क्या होता है कि वो आपके डिपॉजिट को मोबिलाइज कर रहे हैं
अपने पास रख रहे हैं और इसके बाद उन्हीं उसी डिपॉजिट के थ्रू ही वो लोन दे पा रहे हैं आगे बोरोवर्स को जिनको पैसे की कमी है। अब वो डायरेक्ट आपसे लेंगे, मान लीजिए जिनके पास पैसे की कमी है, जैसे पहले इंटरेस्ट सिस्टम चलता था ब्याज पे जमींदारी पे, तो ऐसे लोग ना अपनी मनमानी करके इंटरेस्ट रेट दे देते हैं, तो इकोनॉमी में ना एक बैलेंस नहीं रहता। तो बैंकिंग सिस्टम यहाँ पे डिपॉजिट का मोबिलाइजेशन करते हैं और लोन प्रदान करते हैं। तो हायर डिपॉजिट को एनकरेज करने का काम करते हैं बैंक, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिपॉजिट बैंक में करें, ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। अगर हम बैंक एक हायर डिपॉजिट प्रदान करेगी कस्टमर को, तो कस्टमर भी बैंक में पैसा ज़्यादा रखेंगे। और लोन्स जब प्रोवाइड करती है बैंक बोरोवर्स को, तो वो हायर लोन्स प्रोवाइड करती है और ये सोच कर करती है कि जो लैंड रेट है, यानी कि जिस पर वो लोन प्रोवाइड कर रही है जिस रेट पर, वो कम हो, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लें बैंक से और बैंक को उस पर इंटरेस्ट मिल सके। तो ये होते हैं बैंक की मीनिंग। अब देखेंगे, देखिए बैंक करती क्या है। ये है बैंक का प्रॉफिट मार्जिन जो बैंक एक तरफ अपना रखती है, और इसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं बैंक के, जिनको बैंक इस तरीके से पुट ऑन करके चल रही है। और बैंक क्या करती है, मोबिलाइजेशन करती है डिपॉजिट्स का, जो होते हैं टाइम डिपॉजिट्स एंड डिमांड डिपॉजिट्स, और इन पर बैंक करती है इंटरेस्ट का पेमेंट। इसके बाद बैंक देती है लोन में पैसा, और जो लैंडिंग रेट हैं वो डिपॉजिट रेट से हमेशा ज़्यादा होते हैं। इसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट बैंक लोन पर अर्न करती है। अब हम पढ़ेंगे इनके की पॉइंट्स के बारे में। देखिए, दीज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स। इसमें क्या होता है कि जो LR है, LR यानी कि लैंडिंग रेट, जिस रेट पर आप लोन दे रहे हैं वो डिपॉजिट रेट से ज़्यादा होता है, ताकि जो बैंक हैं उनकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट लग रही है लोन को घुमाने में और डिपॉजिट को एक्सेप्ट करने में, तो उनको उस पर कुछ प्रॉफिट मार्जिन भी मिल सके। इसके बाद जो भी DR है, यानी कि डिपॉजिट रेट, और जो लैंडिंग रेट है, ये सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। यानी कि जो हायर डिपॉजिट रेट हैं, यानी कि अगर ज़्यादा डिपॉजिट रेट होंगे तो लोग ज़्यादा पैसा रखेंगे, और अगर लोग ज़्यादा लोन पे लेंगे तो लैंडिंग रेट्स भी ज़्यादा होंगे। इसके बाद दीज एग्जिस्ट ट्रेड ऑफ बिटवीन LR एंड DR। यहाँ पर एक ट्रेड ऑफ की स्थिति उत्पन्न होती है LR और DR के बैंक्स में। किस टाइप से, देखिए, बैंक इंक्रीज कर देते हैं LR यानी कि लैंडिंग रेट, जब उन्हें लगता है कि उन्हें डिपॉजिट को मोबिलाइज करना है, यानी कि उन्हें डिपॉजिट को बढ़ाना होता है, तो वो डिपॉजिट रेट को हाई कर देते हैं, जिससे LR यानी कि लैंडिंग रेट कम हो जाता है। तो जब बैंक एक ह्यूज कैपिटल को लैंड करते हैं तो डिपॉजिट रेट थोड़ा कम होता है, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा बैंक के पास पैसा रख पाते हैं। हायर अगर बैंक की कैपिटल होती है तो जो लैंडिंग रेट है वो लोअर हो जाता है, यानी कि बैंक के पास अगर ज़्यादा पैसा है, लोगों ने ज़्यादा डिपॉजिट कर दिया क्योंकि डिपॉजिट रेट कम थे, तो बैंक के पास अब पैसा ज़्यादा होगा आगे इकोनॉमी में देने के लिए, तो बैंक क्या करेगा कि अपने लैंडिंग रेट को लोअर कर देगा। वही डिमांड एंड सप्लाई वाला इसमें आप कॉन्सेप्ट सोच सकते हैं। एंड इसके बाद LR फॉर लॉन्ग टर्म इज़ मोर देन LR। जो LR होता है आपका लैंडिंग रेट, लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा ज़्यादा होता है, और जो LR होता है शॉर्ट टर्म के लिए वो थोड़ा कम होता है, क्योंकि हायर रिस्क जुड़े होते हैं। अगर आपका लैंडिंग रेट ज़्यादा है या आप लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा कोई लोन ले रहा है, तो कुछ भी हो सकता है, कोई लोन ना चुका पाए, किसी की क्या स्थिति हो, या कोई जैसे होता है ना कि कोई रहे ही नहीं इस दुनिया में, तो इस तरीके से जो LR रेट है वो हमेशा ज़्यादा होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक, और इसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करती हूँ। तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।